हेलो एंड वेलकम टू विलासराव देशमुख अनप्लग्ड। चलिए पता करते हैं कि 26/11 के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने टेरर टूरिज्म क्यों करवाया, क्या कैंडल लाइट विजिल की वजह से ये हटाए गए और क्या ये वापस महाराष्ट्र जाना चाहते हैं। वेलकम टू द शो। मुझे बताइए कि 26/11 की बरसी अभी ख़त्म हुई है। मुझे कई बार लगता है कि जो लोग मरे उसके अलावा उसके सबसे बड़े, जिसे कहते हैं, एक विक्टिम आप थे। ये जो घटना जब घटी उस वक्त तो मैं केरल में था। 3 बजे तो मैं मुंबई पहुंचा और 4 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मंत्रालय में, और उसी वक्त मैंने यहाँ के हमारे जो गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे उनसे मैंने बात की और उनको कहा कि स्पेशल कमांडोज इमीडिएटली भेजने की जरूरत। वो जो डिले हुआ 9 घंटे, मतलब आपको जानना है कि कोई भी इतनी बड़ी घटना होगी इसका सही अंदाजा तो किसी को आया नहीं था। नहीं, हमला हुआ उसकी बात करते हैं जो आप पे आरोप लगाए गए। जैसे कहते हैं, मुझे जो लगा कि एक पूरा बहुत बड़ा कैंपेन था, किसी ने तो कराया कि आप रामगोपाल वर्मा को, अपने पुत्र जो एक एक्टर है, उनको लोगों ने ये तक कहा कि जिसे कहते हैं टेरर टूरिज्म, टेरर का पर्यटन आपने किया। ताज में आप ऐसे वहाँ घूम रहे थे, एक जिसे कहते हैं एक आपको मिसाल बनाया गया। नहीं, बिल्कुल सही है। एक तो मुझे भी इस बात की जानकारी है कि ये बड़ा प्लान, जिसको हम कहते हैं कि कोई जानबूझ करके इसका उपयोग, क्योंकि ये तो एक एक्सीडेंटल था। जो विजिट मैंने वहाँ पर करी थी, तो मैं खुद निकला था उस वक्त, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के बाजू में रितेश और रामगोपाल वर्मा। उससे पहले आप रामगोपाल वर्मा से कभी मिले थे? आप जानते हैं उन्हें? कभी नहीं मिला था, कोई कारण ही नहीं था मुझे मिलने का। हाँ। वो तो दोनों एक साथ में खड़े थे, तो मैंने ऐसे कैजुअली रितेश को कहा कि मैं जा रहा हूँ ताज, आप तुम आना चाहते हो उधर देखने के लिए? तो बोले हम आते हैं। वहाँ कोई कैमरा नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट का कैमरा था, जो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का। वो सारा होने के बाद में जो फुटेज थे वो हमने सारे जितने भी चैनल के कैमरा वाले थे उनको हमने सप्लाई किया। कोई अगर हमारा कोई इंटेंशन गलत होता या कोई प्लान होता या हम टेरर टूरिज्म को हम जाते, अगर वो कोई हमारे मन में कोई ऐसी बात होती या कोई प्लान हमारी विजिट होती, तो शायद हम तो हमारे हाथ से तो कभी ये फुटेज तो नहीं देते। मुझे एक चीज बताइए, उस वक्त आर पाटिल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अगले दिन, पहले ऐसा कुछ नहीं था, अगले दिन आपको कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप इस्तीफा दें। क्या ये शरद पवार की, जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी चाल थी आपको हटाने की? एक बात तो बिल्कुल सही है कि जब ये आर पाटिल का जब इस्तीफा आया तो उसके पहले दिन हमने मीटिंग फिक्स की थी होम मिनिस्ट्री की हमारे वर्षा पे, और 10 बजे हमारी मीटिंग थी। तो रात में हमारी बात हुई कि मीटिंग रखो और सारे अधिकारियों को, और उसके बाद में प्रेस को भी बुलाइए ताकि जो भी निर्णय हमने किए हैं वो प्रेस को हम बुलाएंगे। क्या हम इमीडिएटली जो इतना बड़ी घटना हुई उसके बाद में कौन से कदम सरकार ने उठाए, लोगों के सामने जाने की ज़रूरत है। सुबह 9 बजे उनका मुझे फ़ोन आता है और फ़ोन पे मुझे वो कहते हैं कि मैं अभी इस्तीफा भेज रहा हूँ। और बोला अचानक कैसी हुआ ये, आपने तो कभी कहा नहीं, आपने तो मीटिंग रखने के लिए कहा और कल आपने कहा था कि आपको ज़रूरत नहीं है, मामला पूरा कंट्रोल में है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे रात में इसकी सूचना आ गई है। सूचना यानी शरद पवार, उन्हीं की हाईकमांड की, उनकी जो हाईकमांड है उनसे सूचना आ गई है और मैं अब इस्तीफा देने मैंने आपकी तरफ भेजा है। तो इमीडिएटली उन्होंने एक उस वक्त जो मुझे कहा, लेकिन आप इस्तीफा मत दीजिए। तो ये तो बात मेरे समझ में नहीं आई। ये खुद इस्तीफा दिया और मुझे कह रहे हैं कि आप इस्तीफा मत दीजिए, इसका मतलब क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने पूछा ये क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, बोले ये जिम्मेवारी मेरी थी, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है, अब स्टेट का मैं हूँ गृह मंत्री, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो अब आपको कोई जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं है, सारी जिम्मेवारी हमने ली है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो तब मुझे थोड़ा बहुत एक मन में ऐसी शंका मुझे मन में आई कि ये क्यों मुझे कह रहे हैं कि आप मत दीजिए। तो इसका मतलब था कि उनको जानकारी थी, शायद उनको किसी ने बोला होगा कि आज आप इस्तीफा दीजिए, कल मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद में फिर जैसे मैंने कहा कि जब मैंने ये बात हाईकमांड को मैंने कही कि ऐसा ऐसा इस्तीफा आया है, मैंने पवार साहब से भी बात की कि आपके गृह मंत्री ने इस्तीफा मेरे पास भेजा है, उसके बारे में क्या कार्रवाई मेरे से आपसे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली रिकमेंड करके एक्सेप्ट करिए और गवर्नमेंट की तरफ भेज दीजिए। तो जब मैंने मेरे हाईकमांड से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तो मुश्किल बढ़ गई है, जब आर पाटिल का इस्तीफा आ गया है तो मुझे लगता है कि आपको भी अभी जो अपने वर्किंग कमेटी में जो ऑफ़र किया था
तो शायद उसके ऊपर शायद हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम आपको। तो अगर मैं कहूँ कि एक तरह से इतना बड़ा संकट देश पे, भारत के दिल पे, मुंबई पे आया और उसमें भी एनसीपी और कांग्रेस राजनीति खेल रहे थे, तो इतना तो आप मानेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो उसमें हुआ होगा, लेकिन अब जब आर पाटिल को दोबारा उसी पद पे अगर लाया जाता है तब कहीं ना कहीं मन में यह संदेह ऐसा आता है कि शायद वो कोई एक बड़े साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ऐसा लगता है। अगर मैं एक और चीज कहूँ कि ताली तो सब लोग खा रहे हैं मुंबई में, गालियां तो सिर्फ आपने खाई है। अगर मेरे हिस्से में अगर गालियां ही होगी तो शायद मुझे राजनीति में इसका भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक बात का मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने इस्तीफा दिया। जब मुंबई में इतनी बड़ी घटना हुई और इतने सारे बेगुनहगार लोग मारे गए और कई हमारे अच्छे पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर हमें गर्व है वो शहीद हुए, तो एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है स्टेट के प्रमुख के नाते। जो मुंबई में रहते हैं, सिर्फ मुंबई के नागरिक हैं, जब वो ये सब बातें सुनते हैं कि इसकी गलती थी, इसकी एजेंसी, ये नेवी का था, कोस्ट गार्ड का फेलियर था, पुलिस का फेलियर था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, वो तो कहेंगे ये सब बहाने हैं। नहीं, ऐसा है कि जब ये इतनी बड़ी जब घटना होती है और ये कोई एक इंटरनेशनल ये जो साजिश का एक बिल्कुल एक नमूना है। अब इसमें कई एजेंसियां उसमें आती है। ऐसा नहीं है कि अब जो लोगों के सामने हम जाएंगे, लोगों के लिए तो जो घर के उनके अपने लोग उनसे बिछड़ गए हैं या मारे गए हैं, वो तो दर्द जो दुख है वो तो हम नहीं बांट सकते, वो दो लोग वापस तो नहीं ला सकते हम। लेकिन जब किसी चीज़ की इंक्वायरी होती है और किसी के ऊपर, किसी एक के ऊपर इसको अगर फिक्स करना है जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति के ऊपर, तो कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि अलग अलग एजेंसियां उसमें लगी हुई हैं। लेकिन मुश्किल क्या है कि जब अलग अलग एजेंसियां उसमें रहती है तब यूनिफाइंग कमांड कोई एक ऐसी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सारी लोगों से जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनको वो कोऑर्डिनेट कर सके। तो उसके यूनिफाइंग कमांड की आवश्यकता आज भी, क्योंकि ये संकट एक नहीं है, ये तो हमेशा से हमको गुजरना पड़ेगा आने वाले दिनों में। एक तरह से आप चेतावनी दे रहे हैं कि फिर से हो सकता है। कोई भी हो सकता है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, इसकी संभावना आईबी ने भी कही है और खुद प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में अभी स्टेटमेंट दिया है। तो हमको सतर्क रहना है। आप इतने साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आपको लग रहा था, आपको मतलब कुछ जैसे कहते हैं डर था कि एक तरह से 26/11 वाज वेटिंग टू हैपन। आपको क्या दिल में कहीं डर था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसी इतनी बड़ी ऐसा कि जब तक अब तक जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं वो एक अलग तरीके के थे। ये पहली बार हुआ है कि सामने से जैसे एक लड़ाई होती है ऐसी दो तरफ से वो लोग घुसे हैं और हाथ में सारे हमारे स्टेन गन और ये बम और सारा लेके जब आते हैं और उनका एक ही काम था मारने का। जब हमारी पुलिस उनके खिलाफ लड़ती है, हमारे कमांडो लड़ते हैं, तो वहाँ रहने वाले जो सिविलियन हैं उनकी जानें बचाना भी हमारा काम था। बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो वो तो आए थे मरने के लिए और मारने के लिए। हमें था लोगों को बचाना और खुद को भी बचाना और उनको गिरफ्त में लाना। जैसे देशमुख, आपने तो इस्तीफा दे दिया, आप हट गए, आपने जिम्मेदारी मान ली। जो अफसर थे, लोगों में जो कहते हैं कि ये पुलिस के अफसर हों या आईएएस के अफसर हों, ये हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, उनका क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है और ये भी भावना मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के कई लोगों के, विशेषकर मुंबई में रहने वाले लोगों के मन में ये भावना है कि पॉलिटिकल हेड्स तो उन्होंने अपने आप इस्तीफे दे करके बाजू हो गए, लेकिन जिनके ऊपर ये सुरक्षा की व्यवस्था थी या जिम्मेवारी थी और इतने बड़े आला ऑफिसर शहीद होने के बाद में, कई पुलिस कर्मी मारे जाने के बाद में भी और कई बेगुनाहगार जब इसमें मारे जाते हैं तो उसके बाद में किसी एक व्यक्ति को भी कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी को हमने सस्पेंड किया, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। इस बात की चर्चा अवश्य है और इसलिए मैंने, जैसे आपने मुझे पूछा कि मैं आप बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब इस दिशा में भी कुछ कदम उठाने चाहिए और जल्द से जल्द जो भी रिपोर्ट आई है। आप अफसरशाही को जैसे एक तरह से मैसेज दे रहे हो कि देश का गृह मंत्री इस्तीफा देगा, मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा, स्टेट का गृह मंत्री इस्तीफा देगा, लेकिन आप लोग कुछ भी निकम्मापन करो, आप वहीं पे रहोगे, इतना मानेंगे आप? नहीं, ऐसी बात इस घटना के बाद में लोगों के मन में ये बात आई है। हाँ। कि अब तो खाली पॉलिटिकल हेड्स का इस्तीफा ले लो, बाकी चलने दो अपना काम जो भी करना है।
लेकिन ये बात मुझे लगता है कि होनी नहीं चाहिए। जो भी है उसके ऊपर कोई ना कोई उसके ऊपर शासन अवश्य है, और मुझे लगता है कि जो भी सज़ा उनको देनी है वो तो मुझे सरकार की तरफ से होनी चाहिए। आपने राज ठाकरे को क्रिएट किया, पनपाया, और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, तो असल में आप किस विलेन नंबर 1 है या क्या है? जो भी हमने किया है, जो भी कानून में जो करना था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने राज ठाकरे को मदद की, उसको बहुत बड़ा लीडर किया। हाँ। मैं तो मानता हूँ कि उसको लीडर बनाने का सबसे बड़ा अगर काम किसी ने किया होगा तो मीडिया ने किया है। मीडिया से आप बहुत नाराज नहीं हो, लेकिन होता है। आप ये जब बार बार एक ही चीज़ जब दिखाते हो और लोगों के मन में उसके बारे में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी घटना मुंबई में हुई है और कई यहाँ का जैसे कि उत्तर भारतीयों को वहाँ रहना मुश्किल हो गया है, ऐसा जो पिक्चर बनाया गया, और फिर उसके बाद में जब बिहार के लोग हो या उत्तर प्रदेश के लोग हो या वहाँ के नेता हो, ये तो हमेशा हमें टेलीफोन करते रहे कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जो कानून में जो भी कार्रवाई करनी है वो हमने की है। 9,000 केसेस किए हैं। आप इतना तो मानेंगे कि राज ठाकरे की वजह से आज कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो अपने अपना गणित जो लोग लगाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने पॉलिटिक्स का जो हमने अभ्यास किया है, उससे मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार भी हमारे मुंबई में 5 लोग चुन के आए थे, जब शिवसेना और राज ठाकरे एक ही थे। हाँ। और हमारे 17 MLA चुन करके आए थे पिछली बार। मुझे एक चीज बताइए कि आपका दिल अभी भी मुंबई में है या दिल्ली में? आप क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं? नहीं, सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब यही है कि जो मुझे मेरी हाईकमांड कहेगी और जो भी मुझे आदेश देगी वो काम मैं करूंगा। अब मुझे कुछ मेरे अभी 2 बार मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना। हाँ। ऐसा है कि और 8 साल तक कितनी बार बनना उतना नहीं है, लेकिन जो भी जिम्मेवारी मुझे दी गई है वो ईमानदारी से मैं करते रहा। हाँ। और हमारी लॉयल्टी हाईकमांड के साथ है, और जो भी वो कहते हैं वो हम करते आए हैं। आज उन्होंने, मैं किसी सदन का सदस्य नहीं था तो मुझे केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया। कि अगर आर पाटिल वापस आ गए हैं तो विलासराव देशमुख, आपका डायरेक्टली तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, आप तो वहाँ थे भी नहीं, और बहुत सारा सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही सिर्फ क्यों? वाई इज विलासराव देशमुख नॉट बीइंग सेंट बैक टू महाराष्ट्र? ऐसा है, वो तो कोई ऐसी कोई तय तो होता नहीं। अगर मेरा रिहेबिलिटेशन उन्होंने बड़े सम्मान के साथ किया है। आप खुश? और सबसे पहले किया है। आप खुश? आर पाटिल को तो साल भर रुकना पड़ा। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ, क्यों नहीं। संतुष्ट हैं? संतुष्ट भी हूँ। उस वक्त आपको याद होगा लोगों ने कैंडल लाइट विजिल किए गेटवे ऑफ इंडिया पे, इतना सारा गुस्सा था, आक्रोश था, उसका क्या हुआ? ऐसा है कि जो भी कैंडल शो जिस उद्देश्य किया गया था, मुझे लगता है कि वो एक मैनेज शो था। मतलब मैनेज किया हुआ था एक। हाँ। जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है। हाँ। वैसा किसी को इस काम के लिए भी उन्होंने किसी एक व्यक्ति को ये काम सौंपा गया था उस वक्त। आपको नहीं लगता लोगों का गुस्सा था, मुंबई का आक्रोश था? लोगों का गुस्सा हो सकता है, कोई उसमें गलत नहीं है, क्योंकि जब इतने लोग मारे जाते हैं तो लोग कोई खुशियाँ थोड़ी मनाएंगे। गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन जिस बात के लिए ये सारा हुआ, लेकिन जो लोग हमारे नरीमन हाउस पे मारे गए, जो लोग वीटी स्टेशन पे मारे गए हैं, वहाँ तो जाके किसी ने कैंडल नहीं लगाया। और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, किसने करवाए? कोई होगा उसकी। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आपका जो ऐसा कि जहाँ तक मेरा जो अपना अंदाजा है कि वही लोग हो सकते हैं जो इस बहाने चाहते थे कि विलासराव देशमुख हटे मुख्यमंत्री पद की खुशी से। नहीं, आपके ने इतनी बड़ी ट्रेजेडी में भी इतनी बड़ी ये वो ट्रेजेडी तो बाजू हो गई, लेकिन उसमें सारा जो उनका जो ध्यान था ये सारा उसी में लगा हुआ था कि किस बहाने उनकी कुर्सी हम कैसे खींच सकते हैं। तो लेकिन ये सारा होने के बाद में भी आज जितने सारे चुनाव हुए, ये लोगों में उस वक्त का जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, उसके बारे में उन लोगों ने आगे चल करके क्या कौन सी बातें की, क्या किया उन्होंने, वो उतना ही था उस वक्त समय तक मकसद वही मकसद था। उसके बाद में तो कुछ हुआ ही नहीं। ना वो सारे जो लोग उसमें आगे थे, ना वो कभी वो सरकार की तरफ आए, ना कभी कोई उसमें बाद में कोई मांग की, ना साल भर में कभी उस दिशा में क्या कदम उठाया सरकार ने या केंद्र ने उठाए, उसके बारे में कभी किसी को जाकर के उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछे, या अपनी तरफ से कुछ लोगों को मदद देने की उन्होंने कोशिश नहीं की। ठीक है, सरकार तो अपनी तरफ से करेगी। मुझे आपकी बातों से, जैसे कहते हैं, एक आप जो कह रहे हैं, जो आपने खुद ही कहा है कि एक तरह से एक साजिश थी आपको हटाने की, और एक बहुत आक्रोश आप में बहुत गुस्सा है कि जिस तरह से इस ट्रेजेडी को यूज किया गया
ये इतना मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ट्रेजेडी को जिस ढंग से यूज तो किया गया। आखिर अगर कोई मुद्दे नहीं होते या कोई ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट तो बात नहीं हो सकती थी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के जब लोगों के सामने पेश किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि अगर मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया तो शायद कांग्रेस पूरी तरह से हार जाएगी मुंबई में। ये जो सारा वातावरण बनाने की जो कोशिश की गई है। लेकिन आप इतना तो मानेंगे, जैसे आर पाटिल ने एक बयान दिया कि इतने बड़े शहर में ये तो बहुत छोटी घटना है, ये तो एक कैलसनेस ना, ये तो इनसेंसिटिविटी है, एक मतलब आप मजाक बना रहे हैं लोगों के दुख का। ऐसा नहीं, ऐसा कि उसके पीछे का इंटेंशन तो था नहीं। ऐसा कि जब हम मराठी बोलने वाले लोगों को अगर हिंदी बोलने की जब कभी कभी मौका मिलता है, तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, हर एक को वो जो जिस जिले से आते हैं, सांगली से, हाँ। वहाँ तो हिंदी का उतना ये नहीं है। मैं तो आता हूँ ऐसे जगह से जहाँ हैदराबाद से हमारा हमेशा का रिश्ता रहा। हाँ। तो शायद उस वक्त से भी हम थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते थे, लेकिन सांगली, सतारा, कोल्हापुर कुछ ऐसे हमारे नहीं, लेकिन कोई नेता ऐसी बात कहे ये शोभा देता है। नहीं, 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 लेकिन उनका कहने का इंटेंशन वो नहीं था, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं वहाँ से निकला बाहर और मैं जाने के बाद में ये स्टेटमेंट उन्होंने किया, और उसको भी फिर तोड़ मरोड़ के जितना भी उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही है कि जो उनका वो स्टेटमेंट हो या मेरी ताज की विजिट हो या उसके बाद में कैंडल का जो भी कार्यक्रम उन्होंने के उद्देश्य तो ठीक रहता था कैंडल का, लेकिन उसके पीछे की जो भावना थी या उनका जो उद्देश्य था वो कुछ अलग था। और एक ऐसा वातावरण बनाया गया कि बस अब कोई मुंबई में कुछ बाकी बचा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि और अगर वो सही दिशा में अगर करते हैं तो कोई दो राय नहीं है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो लोग उसमें आगे थे वो तो बाद में कभी दिखे नहीं, ना कभी जाकर के किसी के आंसू उन्होंने पूछे। एक कैंडल लगाने से होगी जिम्मेवारी, सोसाइटी का भी कुछ काम होता है ना। जिस ढंग से वो लोग इतने भारी संख्या में अगर बाहर आए हैं तो बाद में कहाँ गए हो? चलिए, आपकी ये बात तो तब जाकर के मन में एक संदेह आता है कि अरे इसका पीछे ये तो कारण नहीं होगा। ये उस वक्त तो नहीं लगा हमें, लेकिन जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो अब लगता है कि यार शायद ये कोई प्लान से तो ये लोग इकट्ठा नहीं आए होंगे। अगर सही अगर उनका ये इरादा था कि लोगों को श्रद्धांजलि देनी है और जिनके लोग बिछड़ गए हैं उनके फैमिली को हमको कुछ मदद करनी है, या जो कल्प्रिट है उनको सजा देने के लिए एक हम ऐसा एक ग्रुप हम बनाएंगे कि जो हमेशा इस बात का सरकार की तरफ जाएगी, प्रेशर ग्रुप। हाँ। कुछ नजर नहीं आया। मुझे लगता है पहली बार आपने, जैसे कहते हैं, अपने दिल की बात की है पूरे 26/11 के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।